कैसे है मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लेके आए हैं जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम इतना इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के लिए कि हर बार एग्जाम में कम से कम 8 से 10 नंबर आपको पूछा जाएगा। 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो आपका झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, ये भी कोई भी स्टेट बोर्ड हो, सब में क्या 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, जैसे कि रिस्पायरेशन है। रिस्पायरेशन ये हिंदी में श्वसन कहते हैं। उसके साथ साथ एक होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सक्रीशन यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक होता है हार्ट। हार्ट भी इसके यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया ये हार्ट हो गया और श्वसन हो गया और एक एक्सक्रीशन हो गया, ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे ऑब्जेक्टिव में आए सब्जेक्टिव में आए, क्वेश्चन यहाँ से आना ही है। तो सबसे पहले हम बात करें जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम भैया देखो, हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं, भोजन के साथ साथ सांस भी लेते हैं। सांस लेने के साथ हम लोग के बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और उसके साथ साथ क्या है कि हम लोग के बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर मतलब एक्सक्रीशन होता है। ध्यान दीजिएगा कि खाना जो खाए उसको क्या बोल दिए, न्यूट्रिशन कहते हैं। सांस लेने को रिस्पायरेशन कहा जाता है। हम लोग के बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और एक लास्ट क्या है कि हम लोग के बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन है। तो न्यूट्रिशन मतलब लोग खाना खाना भी जरूरी है, सांस लेना भी जरूरी है। उसके साथ साथ क्या हम लोग के बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ वो भी जरूरी है। और जब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो जो वेस्ट मटेरियल बना हम लोग के बॉडी में बाहर निकालना भी जरूरी है। ये चारों चीज़ क्या है, हम लोग के बॉडी को जीवित रहने के लिए, किसी प्राणी को जीवित रहने के लिए बिल्कुल जरूरी है, उसी को जैव प्रक्रम कहा जाएगा। मतलब जीने के लिए जो भी चीज़ जरूरी है, जो उसके बिना हम लोग जी ही नहीं सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। भैया जैव प्रक्रम का एग्जाम्पल क्या है, जैसे न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोषण क्या है, मतलब कि न्यूट्रिशन क्या है। हम भोजन करते हैं, भोजन इनटेक के वो क्या हुआ, भोजन पचेगा, भोजन पचने के बाद उसका अवशोषण होगा, उससे एनर्जी मिलेगा, तो यही क्या कहलाया, यही पोषण कहलाता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पोषण से। पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। जैसे क्या, भोजन लेना, हम लोग कोई भी फूड खाते हैं उसको वो पचता है, उसके बाद उसका अवशोषण होता है, तो यही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। खाना खाए उससे हमको एनर्जी मिला, यही क्या कहलाया, पोषण कहलाया। तो भैया पोषण का भी कुछ प्रकार है। पोषण में भी प्रकार होता है, एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब स्वपोषी पोषण, और दूसरा होता है विषम पोषी पोषण। दो ही प्रकार का होता है। आइए दोनों को देख लेते हैं। भैया क्या बोले कि पोषण, पोषण का प्रकार है, एक क्या होता है, स्वपोषी, स्वपोषी पोषण। दूसरा क्या होता है, विषम पोषी पोषण। भैया स्वपोषी पोषण किसको कहेंगे और विषम पोषी पोषण किसको कहेंगे। स्वपोषी मतलब क्या, स्वयं मतलब खुद से, जो खुद से खाना बनाता है उसको कहते हैं स्वपोषी। जैसे क्या, पेड़ पौधा, उसके साथ साथ अलगी होता है, ये क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण के थ्रू अपना भोजन बनाता है। दूसरा क्या बोले, विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण कहते हैं कि जो दूसरे पे निर्भर है, किसी दूसरे चीज पे निर्भर रहेगा, उसको विषम पोषी पोषण कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग स्वपोषी की बात करें तो स्वपोषी में क्या होता है कि वो खाना अपना खुद से बनाएगा। जैसे क्या, पौधा और अलगी, ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, फोटोसिंथेसिस भैया, ये जो फोटोसिंथेसिस है, पेड़ पौधा खाना बनाता है अपना, वो जो खाना बना रहा है पेड़ पौधा, उसी प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, ये फिर प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण, देखो नाम से ही खत्म हो जा रहा है। प्रकाश मीन्स क्या, जो लाइट, कौन सा लाइट, सूर्य का लाइट। और संश्लेषण मीन्स होता है बनाना, संश्लेषण मीन्स बनाना। मतलब क्या कि प्रकाश से जो अपना खाना बना रहा है उसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। जैसे कोई भी हरा पेड़ पौधा है,
वो क्या करता है, सूर्य की उपस्थिति में सनलाइट चाहिए, उसके साथ साथ CO2 वो इन्वायरमेंट से लेता है, और क्या चाहिए इसको, पानी H2O, और इसके साथ साथ इसको चाहिए क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पौधे में पाया जाता है, हरा पेड़ पौधा में। तो भैया समझिएगा कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो सूर्य की उपस्थिति में वाटर, ऑक्सीजन और क्या चाहिए उसको, क्लोरोफिल, इनके प्रेजेंस में वो अपना खाना बना लेता है। इसी को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, हरे पेड़ पौधे में, और किसमें होगा, एक होता है अलगी, अलगी में भी पाया जाता है प्रकाश संश्लेषण। भैया ये जब प्रकाश संश्लेषण किया तो ये क्या बनाया, ये अपना फूड जो बनाया वो ग्लूकोज बनाया, और ग्लूकोज बनाने के साथ साथ ही क्या करता है, ऑक्सीजन का। अब देखिए आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि पेड़ पौधा अपना सांस कैसे लेते होंगे, उसके पास ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिससे कि वो एयर को इन्वायरमेंट से अंदर और बाहर कर पाता है। उसके पास पाया जाता है भैया रंध्र। क्या होता है, रंध्र। भैया अब ये एक सवाल और आपके दिमाग में आया कि रंध्र क्या है। तो रंध्र होता है कि एक पेड़ पौधा है, कोई भी पेड़ है, इसका क्या है, एक पत्ता अगर लोगे उस पत्ते में आपको बहुत सारा क्या दिखाई देता है, छोटा छोटा छिद्र दिखाई देगा। एक पत्ते में बहुत सारा छिद्र दिखाई देता है, तो इसी छिद्र को रंध्र ये स्टोमाटा कहते हैं। ये जो पत्ते में छिद्र पाया जाता है इसको क्या कहते हैं, स्टोमाटा, या हिंदी में इसको रंध्र कहा जाता है। भैया रंध्र का क्या काम होगा कि ऑक्सीजन जैसे कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो उस समय पे क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को बाहर करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेगा। लेकिन जनरली ये करता क्या है कि एयर को अंदर और बाहर, मतलब ऑक्सीजन को ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहा है। ये तो पहला काम है। दूसरा काम क्या है कि इसके बॉडी में, मतलब पेड़ पौधे के बॉडी में अगर ज़्यादा पानी हो जाए तो उसका जो उत्सर्जन होता है, उसका जो वाष्पन होता है, इसी छिद्र के द्वारा होता है। पत्ते में जो छिद्र पाया जाता है उसी से उसका वाष्प उत्सर्जन भी होता है। तीसरा इसका काम क्या है, वो है इसमें पाया जाता है गार्ड सेल। अब बात करते हैं विषम पोषी पोषण की कि विषम पोषी पोषण क्या होता है। विषम पोषी पोषण उसको कहते हैं जो कि अपना भोजन के लिए किसी दूसरे चीज पे डिपेंड है, किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंड है, किसी दूसरे जीवधारी पे डिपेंड है, उसको कहा जाता है विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण में प्रकार होता है कि एक शाकाहारी है, मांसाहारी है, मृत पोषी, सर्वाहारी और परजीवी। तो शाकाहारी किसको कहेंगे, जो कि हरे चीज, मतलब कि पेड़ पौधे को, घास को खाता है, वो हो गया शाकाहारी। शाकाहारी में क्या खाएगा, यह खाता है घास को खाएगा, घास को खाता है, इसके साथ साथ ये पौधों को खाएगा, तो इसको कहते हैं शाकाहारी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि डियर हो गया, डियर के साथ साथ हो गया गॉड, मतलब बकरी। तो ये सब क्या करता है कि डायरेक्ट घास को खाता है, तो ये हुआ शाकाहारी। उसके बाद दूसरा आता है मांसाहारी। भैया मांसाहारी उसको कहते हैं जो कि मांस, मछली ये सब खाता है, मीट खाता है, उसको कहा जाता है मांसाहारी। मांसाहारी का एग्जाम्पल है जैसे लायन। लायन क्या करता है कि किसी हिरन को पकड़ के खा लेगा, तो वो क्या खाया, मांसाहारी जो है वो गोश्त खाया, मीट खाया। उसके साथ साथ टाइगर हो गया और उसके बाद चीता हो गया, ये सब सारा का सारा क्या है, मांसाहारी है। उसके बाद लास्ट एक आता है मृत पोषी। मृत पोषी पोषण मतलब कि वो मरे हुए चीज को खाता है, मरे हुए एनिमल को खाएगा, मरे हुए कीड़े को खाए, मरे हुए जीव को खाता है, तो मृत पोषी। चौथा है सर्वाहारी। सर्वा मतलब जो कि क्या करेगा, गोश्त खाएगा, मछली खाएगा, उसके साथ साथ क्या करता है कि पेड़ पौधे, वनस्पति, घास को भी खाएगा, तो वह सर्वाहारी का है। सर्वाहारी में कौन आ जाएगा, इसमें आता है जैसे ह्यूमन, मतलब आदमी। आदमी क्या करता है, साग सब्जी भी खाता है, उसके साथ साथ मीट भी खाता है, गोश्त भी खाता है, तो वो हुआ सर्वाहारी। लास्ट आता है 5 नंबर पे परजीवी। परजीवी देखो जितना भी ब्लड चूसने वाला है ना, ब्लड सकिंग करने वाला है, सारा का सारा पर, जैसे कि आपके सिर में जू है तो आपके बॉडी में रह रहा है, आपको बिना मारे वो क्या करता है, अपना भोजन ले रहा है, इसी को कहते हैं परजीवी।
तो भैया हम लोग दो चीज पढ़े, एक क्या है स्वपोषी, दूसरा विषमपोषी। स्वपोषी में खुद से खाना बन रहा है, ऐसे फोटोसिंथेसिस हुआ, और विषमपोषी में दूसरे पे निर्भर है। इसके बाद आता है अमीबा में पोषण। इसके बाद क्या आ जाएगा अमीबा में पोषण की अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कैसा है, सबसे पहले देख ले अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण, ये अमीबा जो है ये कैसा है, एक कोशिकीय जीव है। मतलब क्या कि सिर्फ और सिर्फ ये एक कोशिका का बना हुआ है, इसके बॉडी में सारा का सारा फंक्शन इसी एक सेल्स होता है। भैया मान लीजिए अगर आप अपने घर में अकेले हैं तो सारा काम आपको करना पड़ेगा, चाहे बर्तन धोना हो, झाड़ू लगाना हो, अपना पढ़ाई करना हो, या कोई भी और काम हो, सारा का सारा खुद से ही करना पड़ेगा। तो जस्ट उसी तरह से अमीबा के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल है, चाहे वो रिस्पायरेशन हो, श्वसन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, पोषण हो, सारा का सारा फंक्शन वो अकेले ही करेगा। लेकिन ये कैसा है, सिर्फ एक कोशिकीय जीव है। इसमें भोजन कैसे होता है, इसका पोषण कैसे होता है, देखो ये एक अमीबा है, ठीक, ये एक अमीबा है, इसके पास रहता है सूडोपोडिया। सूडो मीन्स होता है फॉल्स, और पोडिया मतलब होता है पैर, मतलब फॉल्स पैर होता है। जब ये भोजन को यहाँ देखा, यहाँ पे क्या हुआ, एक फूड है, इसको देखा तो यहाँ पे जाएगा तो इसका जो सूडोपोडिया है ना ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पे ये ओपन हो गया, मान लीजिए ये क्या हुआ, ओपन हुआ। अब ये फूड यहाँ पे आएगा, जैसे ये फूड यहाँ पे आया ये इसको कैप्चर कर, मतलब ये अपने बॉडी के अंदर ले जाएगा। अमीबा जो है इस फूड को अपने बॉडी के अंदर ले गया, और इसके बॉडी के अंदर क्या बहुत सारा इंजाइम्स निकलते हैं, उस इंजाइम के थ्रू ये भोजन पूरी तरह से पच गया। अब देखो इन्होंने पोषण तो कर लिया कि ये फूड तो अपने अंदर ले लिया, अपने अंदर से इंजाइम्स निकाला और उस फूड को डाइजेस्ट कर गया। तो अब जो इसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल बचा हुआ क्या करेगा, अपने बॉडी से स्किन से उसको बाहर कर देगा। इसमें कोई दिक्कत हुआ नहीं। अब चलते हैं तीसरा हमारा आता है अमीबा के बाद है मानव में पोषण, कि आदमी जो है ये ह्यूमन बीइंग जो है ये पोषण कैसे ग्रहण करते हैं अपना। देखो ये सबसे पहले क्या करता है कि खाना को इंगल्फ करता है, इसको इजेशन कहते हैं। उसके बाद क्या होगा, इसमें डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, वो एसिमिलेशन होता है। सिंपल समझिएगा कि जो फूड हम लोग खाए वह क्या कहलाया, इजेशन कहलाया। जो फूड खाए वो इजेशन कहलाया, और जो वो फूड चूर हो जाएगा पूरी तरह से तो वो क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। और जब फूड चूर हुआ तो वो उसका क्या होगा, अवशोषण होगा पूरी तरह से। उसमें जो मटेरियल्स था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, सबका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब कि उसको अवशोषण होगा, तो वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन। फिर एब्जॉर्प्शन का जो वेस्ट मटेरियल बचा, कि वो मटेरियल अब क्या है हम लोग के बॉडी के लिए हानिकारक है, वो अब नहीं पचेगा, तो उसको बाहर निकालना कहा जाता है एक्सक्रीशन। तो आदमी के पास एक सिस्टम होता है, इसको कहते हैं मानव पाचन तंत्र, फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि हम लोग का क्या है, माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे जाके खत्म हो, ये पूरा क्या है, एक एलिमेंट्री कैनाल है। तो भैया देखो हम लोग का सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहला भाग माउथ आता है, मुंह आता है। मुंह जो है इसमें क्या क्या है, दांत है, और दांत से हम लोग क्या करते हैं, चबाने का काम करते हैं। मतलब फूड जो है उसको क्या करेंगे, तोड़ने का काम करते हैं। और उसके साथ साथ हमारे मुंह में जो पाया जाता है वो लार ग्रंथि है। लार ग्रंथि से लार निकलता है, उसी वो लार क्या करता है, इस भोजन को मिलाने का काम करता है। इस हमारे माउथ में और क्या रहता है, टीथ, मतलब दांत भी पाया जाता है। दांत जो है वो 4 प्रकार का है, इंसीजर, केनाइन, मोलर और प्रीमोलर, ये 4 प्रकार का दांत पाया जाता है। अब चलते हैं आगे कि जैसे हम लोग भोजन खाए, भोजन क्या हुआ, चबाए, तो ये चबाने के बाद क्या होगा कि ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये इधर हमारा क्या माउथ था, माउथ से जो भोजन आएगा वो कहाँ चला आएगा, एलिमेंट्री कैनाल के पास आ जाता है, एलिमेंट्री कैनाल। इसी एलिमेंट्री कैनाल की तरफ फूड हमारे स्टोमक में आएगा। कहाँ आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा स्टोमक में। और स्टोमक में फूड जो है 3 से 4 घंटा यहाँ पे रहता है, मतलब 4 से
5 घंटा यहाँ पे रहेगा। और ये भोजन क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं जिससे कि फूड क्या होगा, पूरी तरह से चूर होगा, वो फूड का चूर्ण करेगा। और इसके साथ साथ ये HCl का भी प्रोडक्शन करता है, HCl का भी सेक्रेशन करता है। मतलब क्या कि HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो स्टोमक में क्या है कि 4 से 5 घंटा यहाँ भोजन रहेगा और ये रिलीज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। इसका ना देखो अलग अलग पार्ट होता है, ये एक पार्ट, दूसरा पार्ट, ये 3 पार्ट में बटा हुआ रहता है स्टोमक। इसका डिटेल वीडियो अलग से बनाए हैं, वो देख लीजिएगा। अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा स्पीड में। अब देखो ये स्टोमक, यहाँ पे खाना आया, तो जैसे यहाँ खाना आया तो अब क्या होगा कि ये भोजन आगे जाएगा, लेकिन 4 से 5 रुका कैसे? यहाँ पे एक बल्ब लगा होता है, इस बल्ब के थ्रू जब ये पूरी तरह से पच जाएगा तो ये बल्ब खुल जाएगा और यहाँ से भोजन कहाँ चला जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का डाइजेशन भी होता है, मतलब भोजन चूर भी होता है, उसके साथ साथ जो भोजन पच गया है उसका एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण भी होगा। जो भोजन अच्छे तरीके से पच गया, अच्छे तरीके से चूर हो गया है, जैसे कार्बोहाइड्रेट अलग हो गया, फैट अलग हो गया, मिनरल्स अलग हो गया, सबका क्या होता है? अवशोषण रहता है। और अवशोषण के लिए वहाँ एक दीवार बना है जिसका नाम है भेलाय, मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, इसे उसको कहते हैं भेलाय। वही क्या करेगा? उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, खींच लेगा अपने अंदर, और वो कहाँ? ब्लड में चला जाएगा, ब्लड से हमारे बॉडी के सेल तक जाता है। अब क्या बचता है? जब ये भोजन जो नहीं पचा वो आगे जाएगा, मतलब कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद वहाँ पे वाटर का मतलब पानी का एब्जॉर्प्शन होगा, और जो वेस्ट मटेरियल बना था वो फीस बनना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वो अब वो फीस के थ्रू वो इनस से बाहर निकल जाएगा। तो इतना क्लियर हुआ, यह था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बात करते हैं श्वसन का। श्वसन जो है ये दो पहले श्वसन होता क्या है यही समझ लो। श्वसन, हम लोग जो सांस लेते हैं, सांस लेने की क्रिया क्या श्वसन कहते हैं? नहीं, इसको श्वसन नहीं कहा जाता। श्वसन कहते हैं कि हम लोग जो सांस लिए उसमें क्या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? हमारे फेफड़े में गया, फेफड़े में जाने के बाद वह सेल के पास जाता है, मतलब कोशिका के पास जाता है। जैसे ही कोशिका के पास गया, अब क्या होगा? वहाँ जो पहले से फूड आके है बैठा हुआ है, उस फूड के साथ मिलके ये एनर्जी का निर्माण करता है, इसको कहते हैं रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या होता है कि किसी फूड के साथ एनर्जी का निर्माण करता है, तब वो रिस्पायरेशन कहलाएगा। सांस को अंदर बाहर करना ये ब्रीथिंग कहलाता है, रिस्पायरेशन नहीं। रिस्पायरेशन क्या कहलाएगा कि उससे जो ऊर्जा बनेगा, जो फूड के साथ ऑक्सीकरण करेगा, उसको कहा जाता है रिस्पायरेशन। भैया रिस्पायरेशन जो 2 प्रकार का होता है, एक होता है अवायवीय श्वसन और दूसरा होता है वायवीय। अब देखो ये जो है एनएरोबिक रिस्पायरेशन है और ये क्या है? एरोबिक रिस्पायरेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है भैया? देखो जो एनएरोबिक रिस्पायरेशन मतलब अवायवीय श्वसन है, उसके पास ऑक्सीजन का उपस्थिति नहीं होता है, मतलब वो ऊर्जा जो बनाता है बिना ऑक्सीजन लिए ऊर्जा बनाता है। और जो एरोबिक रिस्पायरेशन है उसको ऊर्जा बनाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। बिना ऑक्सीजन का ये अपना ऊर्जा नहीं बनाएगा। जैसे क्या कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन जो है यह क्या करेगा? बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बना रहा, मतलब क्या? यहाँ पे क्रेब्स साइकिल होगा, क्रेब्स साइकिल होगा, उससे वो ऊर्जा बनाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये एक ग्लूकोज से सिर्फ 2 एटीपी ऊर्जा बनाता है। एनएरोबिक रिस्पायरेशन में एक ग्लूकोज से सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी बनेगा ऊर्जा। और जो एरोबिक रिस्पायरेशन है उसमें एक ग्लूकोज से लगभग 36 से 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो यह था हम लोग का श्वसन, रिस्पायरेशन। अब बात करें कि मानव में जो रिस्पायरेशन कैसे होता है, मानव के पास क्या रहता है? भैया हम लोग को सांस लेने के लिए हम लोग के बॉडी में है 2 ठो फेफड़ा,
एक जोड़ा फेफड़ा है, उसी फेफड़े से हम लोग सांस को अंदर बाहर करते हैं। मतलब ऑक्सीजन को अंदर ले गए और CO2 को बाहर ले गए। तो इसके पास एक रास्ता बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है, जिसका नाम क्या है? श्वसन तंत्र या फिर रिस्पायरेटरी सिस्टम। हम लोग को सांस लेने के लिए, आदमी के पास सांस लेने के लिए क्या है? नोज है। नाक से क्या किया उन्होंने? सांस को अंदर ले गया। उसको रास्ते में कौन मिलेगा? ट्रेकिया से पहले मिलता है लैरिंग्स, जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, और लैरिंग्स से होते हुए ट्रेकिया में गया। भैया देखो, नोज है, नोज से ये कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा लैरिंग्स के पास। लैरिंग्स, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। और ये किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का बना हुआ रहता है, कार्टिलेज का। ठीक, उसके बाद ये लैरिंग्स से कहाँ चला जाएगा? ट्रेकिया के पास जाएगा। ट्रेकिया में सी शेप का कार्टिलेज होता है। कैसा? सी शेप का कार्टिलेज, जैसे कि यह चिपके नहीं, ये ज़्यादा फैले नहीं, क्योंकि हम लोग जब सांस लेते हैं तो इसके ट्रेकिया के ऊपर प्रेशर पड़ता है। एक डायग्राम बना के दिखाया जाता है। जैसे ये क्या है? ट्रेकिया है, यहाँ पे लैरिंग्स पाया जाता है। तो ये जो ट्रेकिया है, इसमें क्या कार्टिलेज का ऐसे सी शेप का लगा हुआ रहता है क्लिप। यहाँ पे जब ये क्या होगा? ब्रांच में टूटेगा तो इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। ये है ब्रोंकाई। और जब ये और फेफड़े का अंदर ब्रांच में टूटता है, इसको कहा जाता है ब्रोंकस। अब देखो कि हम लोग जो सांस लिए कहाँ गया? नोज से लैरिंग्स के पास, लैरिंग से ट्रेकिया के पास, ट्रेकिया से कहाँ चला जाएगा? लंग्स में जाएगा। और लंग्स में भैया मौजूद रहता है एल्वोलाई। क्या मौजूद रहता है? एल्वोलाई। और वो एल्वोलाई ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा, ऑक्सीजन को अवशोषण करता है, और अवशोषण करने के बाद वो कहाँ भेज देगा? सेल के पास, कोशिका के पास भेज देता है। तो यह था ह्यूमन में रिस्पायरेशन, मानव में श्वसन।